क्या मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक अभी किसी को नहीं है? क्या अरब के वो देश जो कभी इजराइल का नाम लेने से भी कतराते थे, अब चुपचाप उसी इजराइल से हथियार खरीद रहे हैं? सोचिए जरा, अगर सऊदी अरब और कतर जैसे देश जिनके इजराइल से कोई औपचारिक रिश्ते नहीं है फिर भी करोड़ों डॉलर के हथियार वहां से मंगवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या इन्हें कुछ पता है जो हमें अभी नहीं पता? पिछले 24 से 48 घंटों में जो जानकारियां सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका की मध्यस्थता से और कुछ डिफेंस एजेंसियों के जरिए इजराइल से एडवांस डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। सी म्यूजिक एंटी मिसाइल सिस्टम, वो सिस्टम जो एल्बिट कंपनी बनाती है, अब कतर के शाही परिवार के प्राइवेट प्लेन में लगाया जा चुका है। जरा सोचिए, जिस देश को अब तक मान्यता तक नहीं दी, उसी की तकनीक अब अपनी सबसे कीमती चीजों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सऊदी और कतर दोनों ने अपने फाइटर जेट्स के लिए कंप्यूटराइज्ड हेलमेट खरीदे, टारगेटिंग सिस्टम अपग्रेड करवाए और F-15 पायलट्स के लिए नाइट विजन गॉगल्स मंगवाए। एवियोनिक्स से लेकर कलपुर्जों तक सब कुछ इजराइल की कंपनियों से आ रहा है। अब सवाल यह उठता है, आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? किसी हमले की आशंका है क्या? और ठीक इसी वक्त इजराइल भी अपना आयरन डोम तेजी से अपग्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब ईरान ने फतेह 2, खुर्रम शहर और सेजल मिसाइलें दागी थी तो आयरन डोम बुरी तरह फेल हो गया था। एरो सिस्टम भी काम नहीं आया, यहां तक कि अमेरिका के अपने सिस्टम भी नाकाम रहे। 10 से 12 शहरों में भयंकर तबाही मची थी। तो क्या इजराइल और अरब देश दोनों मिलकर किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहे हैं? अब यहां एक और मोड़ आता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होती है सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से बीजिंग में, और इस मुलाकात में चीन की तरफ से एक सीधा और साफ संदेश दिया जाता है, किसी भी सूरत में ईरान के खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। यह वार्निंग सिर्फ सऊदी को नहीं बल्कि बाकी खाड़ी देशों को और परोक्ष रूप से अमेरिका को भी दी गई है। आखिर चीन इतना क्यों चिंतित है? क्या इसकी वजह ईरान से मिलने वाला वो तेल है जिस पर चीन की अर्थव्यवस्था टिकी है? और यह भी गौर करने वाली बात है, रूस पर हो रहे हमलों का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा ईरान पर हुआ था। पहले रणनीतिक ठिकाने, फिर तेल के अड्डे, फिर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और अब स्पेस और एयरोस्पेस से जुड़े ठिकाने। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या किसी एक ही सोच के तहत यह सब प्लान किया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। इस बीच हॉर्मुज की खाड़ी में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक और जहाज पर हमला हो चुका है। अब तक कुल 4 जहाज निशाना बन चुके हैं। ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है, सिर्फ लार्क द्वीप के आसपास वाला रूट सुरक्षित है, बाकी रास्तों से गुजरने की कोशिश की तो जहाज जला दिए जाएंगे। क्या दुनिया की सबसे व्यस्त तेल पट्टी अब पूरी तरह से एक जंग के मैदान में बदल चुकी है? ईरान की शर्त भी साफ है, जब तक उसकी फ्रीज की गई संपत्ति वापस नहीं की जाती, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। और अमेरिका फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा। तो क्या कतर, यूएई और सऊदी जैसे देश पर्दे के पीछे से पैसा दे रहे हैं ताकि हालात संभल जाएं? या फिर यह सब सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश है, इससे पहले कि कुछ बहुत बड़ा हो जाए? तुर्की का सोमालिया में एयर स्ट्राइक करना, सोमालीलैंड को लेकर इजराइल और तुर्की का आमने सामने आना, लेबनान, गजा, सीरिया, हॉर्मुज, हर तरफ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक ही कहानी बयां कर रही हैं। क्या यह सचमुच शांति की तरफ बढ़ता मिडिल ईस्ट है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी? आपकी क्या राय है? क्या अगली बड़ी जंग सच में दरवाजे पर आ खड़ी हुई है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अब जरा गहराई से सोचिए, क्या यह हथियारों की खरीदारी सिर्फ डिफेंस के लिए हो रही है या फिर ये अरब देशों का एक चुपचाप उठाया गया कदम है ताकि आने वाले समय में वो दोनों तरफ से खुद को बचा सकें? यानी अगर जंग होती है तो नुकसान से बचना और अगर सुलह होती है तो भी अपनी ताकत दिखाना। यह दोहरी रणनीति ही असली खेल हो सकती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से हथियार खरीदता है तो वह सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, वह उस देश पर एक तरह की निर्भरता भी बना लेता है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि इजराइल अब चुपचाप खाड़ी के देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है बिना किसी औपचारिक रिश्ते के भी? हो सकता है आने वाले महीनों में यह रिश्ता खुलकर सामने आ जाए और दुनिया देखे कि पर्दे के पीछे जो दोस्ती चल रही थी वह अब सार्वजनिक हो गई है। तेल की कीमतों की बात करें तो हॉर्मुज की खाड़ी में जिस तरह जहाज चलाए जा रहे हैं, अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो बड़ी शिपिंग कंपनियां वहां से रास्ता बदलना शुरू कर देंगी। इसका सीधा असर बीमा कंपनियों पर पड़ेगा, यानी हर जहाज का बीमा प्रीमियम आसमान छू सकता है और जब माल भाड़ा महंगा होगा तो तेल की कीमत भी अपने आप ऊपर जाएगी, भले ही उत्पादन में कोई कमी ना हो। तो अगली बार जब पेट्रोल महंगा दिखे
तो समझ लीजिए इसका तार कहीं ना कहीं इसी खाड़ी से जुड़ा है। चीन की भूमिका को लेकर भी एक अलग नजरिया रखा जा सकता है। चीन सिर्फ ईरान का तेल बचाना नहीं चाहता, बल्कि वह यह भी चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में इतना उलझा रहे कि उसका ध्यान एशिया और खासकर ताइवान से हट जाए। यानी हो सकता है चीन की शांति की अपील असल में शांति के लिए ना होकर अमेरिका को थकाने की एक लंबी चाल हो। एक और दिलचस्प एंगल यह है कि जब इतने सारे देश एक साथ अपने डिफेंस सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उन्हें कोई तय समय सीमा दी गई हो। यानी शायद उनसे कहा गया हो कि अगले कुछ महीनों में खुद को तैयार कर लो। अगर ऐसा है तो हो सकता है असली टकराव इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में देखने को मिले, ना कि तुरंत। तुर्की का सोमालिया और सोमालीलैंड में सक्रिय होना भी एक संकेत हो सकता है कि तुर्की खुद को इस पूरे खेल में एक तीसरी बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता है, ना पूरी तरह अमेरिका के साथ, ना पूरी तरह ईरान या रूस के साथ। हो सकता है आने वाले समय में तुर्की ही वह देश बने जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे, क्योंकि उसके हित दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, जिस तरह से पर्दे के पीछे पैसों का लेन देन हो रहा है, जहां कतर, यूएई और सऊदी अपनी तरफ से चुपचाप भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां एक जोखिम भी छिपा है। अगर यह बात सार्वजनिक हो गई तो अमेरिका के अंदर ही इस पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि यह सीधे उन प्रतिबंधों को दरकिनार करने जैसा माना जाएगा जो अमेरिका ने खुद ईरान पर लगाए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में यही मुद्दा अमेरिका की घरेलू राजनीति में तूफान खड़ा कर सकता है? यह देखना दिलचस्प रहेगा। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे चौंकाने वाली लगी, कमेंट में जरूर बताइए। आने वाले समय की बात करें तो सबसे पहला बड़ा असर सोने की कीमतों पर दिखेगा। जब भी दुनिया में इस तरह की अनिश्चितता बढ़ती है, बड़े निवेशक और यहां तक कि खुद देश भी अपना पैसा डॉलर से हटाकर सोने में लगाना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है आने वाले महीनों में सोना अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, और यह सिर्फ शादी ब्याह की खरीदारी की वजह से नहीं, बल्कि सीधे इसी जंग जैसे माहौल की वजह से होगा। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि ईरान, रूस और चीन मिलकर एक ऐसा भुगतान तंत्र खड़ा कर सकते हैं जो डॉलर के बिना काम करे। अगर तेल का व्यापार डॉलर की जगह किसी और करेंसी में या सोने के बदले होने लगे, तो यह सिर्फ इन 3 देशों का मामला नहीं रहेगा, बल्कि धीरे धीरे और भी कई देश इस रास्ते पर चलने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए किसी सीधी जंग से भी बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि डॉलर की ताकत ही अमेरिका की असली ताकत है। यमन के हूती लड़ाकों का रोल भी आने वाले समय में और बढ़ सकता है। अभी तक जो जंग सीधी दिख रही है, हो सकता है वह धीरे धीरे एक परोक्ष जंग में बदल जाए, जहां असली लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच सीधे ना होकर उनके समर्थन वाले छोटे छोटे गुटों के जरिए लड़ी जाए। इससे यह होगा कि कोई भी देश आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान नहीं करेगा, लेकिन लड़ाई हर जगह फैलती चली जाएगी। एक चौंकाने वाली बात यह भी हो सकती है कि इस पूरे तनाव का फायदा भारत जैसे देशों को अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है। अगर पश्चिम एशिया से तेल की सप्लाई अस्थिर होती है, तो दुनिया की नजर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तेल भंडारों की तरफ जाएगी, और साथ ही भारत जैसे देश जो कई जगहों से तेल खरीद सकते हैं, उन्हें मोल भाव करने की ज्यादा ताकत मिल जाएगी। यानी एक तरफ जंग का खतरा, तो दूसरी तरफ कुछ देशों के लिए यह एक मौका भी बन सकता है। इजराइल के अंदरूनी हालात पर भी नजर रखनी जरूरी है। लगातार जंग जैसे माहौल में रहने से वहां की जनता में थकान बढ़ रही है, और हो सकता है आने वाले समय में इजराइल की सरकार पर अंदर से ही दबाव बने कि वह किसी बड़े टकराव से बचे। अगर ऐसा हुआ तो शायद इजराइल खुद पीछे हटने का रास्ता ढूंढे, भले ही बाहर से आक्रामक रुख दिखाया जा रहा हो। सबसे दिलचस्प अनुमान यह है कि हो सकता है असली फैसला किसी मैदान की जंग से नहीं, बल्कि साइबर हमलों और सैटेलाइट को निशाना बनाने वाली तकनीक से हो।